करते हैं बहुत कुछ इस्तेमाल। ठीक है ना? उसको आप कर लो और इसको तुम संभाल दो, थोड़ा खाली कर दो। यहाँ शुरू हो गया क्या? रुकिए रुकिए। हाँ, हो गया। हाँ, कर दूं उन दोनों चीजें एक। फोन निकाल दूं? क्या एक काम कर सकते खाली? सुनो जी, फोटो नहीं रिकॉर्ड करती, साउंड यहाँ से रिकॉर्ड कर लेते हैं खाली। हाँ, समझे ना? साउंड कॉल। तुम्हारा क्या ख्याल है मामले? सही है, एकदम सही है। एकदम सही है। स्पेस से आवाज ले रहा है वही। साउंड रिकॉर्डिंग तुम लगाती आ रही। आज का विषय है शिक्षा के क्षेत्र में ज्योतिष शास्त्र की उपयोगिता। इस शिक्षा के क्षेत्र में ज्योतिष शास्त्र की उपयोगिता के विषय में इकाई की रूपरेखा में आपको उद्देश्य, प्रस्तावना, शिक्षा के क्षेत्र में ज्योतिष की उपयोगिता, ज्योतिष शास्त्र का परिचय एवं महत्व, शिक्षा का अर्थ एवं महत्व, शिक्षा एवं ज्योतिष का अंतर संबंध, शिक्षा के क्षेत्र में ज्योतिष शास्त्र की भूमिका, ज्योतिष का शैक्षणिक महत्व एवं उपयोग। शीर्ष सारांश, शब्दावली, बोध प्रश्न और इसकी उपयोग आज के बारे में। प्रस्तावना है, प्रस्तुत इकाई में शिक्षा के क्षेत्र में ज्योतिष शास्त्र की उपयोगिता। आप सभी ज्योतिष में रुचि रखते हैं, इसलिए मेरा विश्वास है ज्योतिष शास्त्र एक प्रत्यक्ष शास्त्र है जो कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए आदिकाल से ही अत्यंत उपयोगी रहा है। ज्योतिष शास्त्र के द्वारा काल ज्ञान, विभिन्न भूत, शुभाशुभ सूचनाओं का ज्ञान किया जाता है। मानव ज्योतिष में ऐसे कई प्रश्न होते हैं जिनके समाधान के लिए ज्योतिष शास्त्र की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। मानव के लिए शिक्षित होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा के अभाव में जीवन अत्यंत कठिन हो जाता है। समाज में एक सभ्य, सुसंस्कृत एवं जिम्मेदार नागरिक बनने के में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज से आर्थिक एवं प्रतिस्पर्धा के युग में उचित एवं सही माध्यम या विषय चयन कर अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। किसी व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का स्तर क्या होगा, उच्च शिक्षा या सामान्य शिक्षा ग्रहण करने का या पढ़ाई के प्रति उसका रुझान कैसा होगा, इन सबकी जानकारी हम ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से कर सकते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में ज्योतिष शास्त्र की उपयोगिता विषय में
आचार्य का मत है, यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणियो यथा तद्वद वेदांग शास्त्राणाम ज्योतिषम मूर्धनि संस्थितम्। इन्होंने यहाँ पर ज्योतिष की विशेषता के बारे में बताया है। जिस प्रकार से मयूरों के सिर पर शिखा है, उसी प्रकार से जैसे ही नागों में मणि पाई जाती है, ज्योतिष शास्त्र भी वेदांगों में अनुपन होता है। ज्योतिष शास्त्र का परिचय एवं महत्व के बारे में बताते हुए शास्त्रकार ने कहा है, संसार के अविरल प्रवाह को प्रवाहित करने के लिए निशेष ज्ञान के आदि स्तोत्र रूपी वेद पुरुष के विषय का है। शरीर में वेद चक्षु किलेदम अस्मृतम ज्योतिषम, यह सिद्धांत शिरोमणिकार का मत है। यहाँ पर नरसिंह दैवज्ञ ने कहा है, ज्योतिषीम ग्रहण छत्राण्या अधिकृत्य कृतो ग्रंथो ज्योतिष। ज्योतिष शास्त्र एक काल विधान शास्त्र है। काल के अनुसार ही प्राणी मात्र का जन्म एवं कालानुवृत्ति ही उसका अंत होता है। जैसा कि वर्णन मिलता है, कालः सृजति भूतानि कालः संहरति प्रजा। हमारी भारतीय संस्कृति के वेद भित्ति यज्ञादि शुभ कार्यों की समग्र व्यवस्था वेदांत शास्त्रों के माध्यम से संपादित होती है, जिसमें यज्ञादि कार्यों की सफलता, शुभ कालाधीन एवं शुभ काल ज्ञान की व्यवस्था ज्योतिष शास्त्राधीन होने से ही इसे वेद पुरुष के नेत्र के रूप में जाना जाता है। वेदा हि यज्ञार्थम अभिप्रवृत्ता कालानुपूर्वा विहिता से यज्ञा तस्मादिदम काल विधान शास्त्रम जो ज्योतिषम वेद स वेद यज्ञ। यह सिद्धांत शिरोमणिकार ने कहा है। इसी तरह से 18 ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तकों की यहाँ चर्चा हुई है। सूर्य पितामहो व्यासो वशिष्ठो अत्रि पराशर काश्यपो नारदो गर्गो मुनिचिर मुनिरंगिरा रोमसः कोलिसाश्चैव च्यवनो च्यवनो भृगु सौनका अष्टादशश्चेति ज्योतिष शास्त्र विशारदा। बाराहमिहिर ने ज्योतिष शास्त्र को ज्योतिष शास्त्र अनेक भेद विषयम स्कंधत्रयाधिष्ठितम के नाम से अनुदित किया है। इसके शास्त्र पंच स्कंधमिदम शास्त्रम पुरागणित संहिता केरली शकुनश्चेति चैव ज्योतिष शास्त्र मुदीरित। यहाँ पर भारतीय दर्शन में कर्मवाद का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके अनुसार व्यक्ति जीवन में अनवरत कर्म करता रहता है। वह चाह कर भी जो कर्म वह करता है, उसी के अनुरूप उसको फल की प्राप्ति होती है। व्यक्ति के जीवन में जो भी सुख है, दुख है, अच्छा है, बुरा है, यह सब उसके कर्मों के परिणाम स्वरूप ही उसे मिलता है। शिक्षा का अर्थ एवं महत्व को बताते हुए शास्त्रकार ने कहा है, शिक्षा शब्द का निर्माण संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु से, शिक्ष शब्द का शाब्दिक अर्थ है सीखना और सिखाना, अर्थात सीखने सिखाने की क्रिया को शिक्षा कहा जाता है। शिक्षा किसी भी मानव को एक अच्छा मानव बनाने में सहायक होती है। शिक्षा में शिक्षण, ज्ञान, उचित तकनीकी दक्षता, विद्या प्राप्ति आदि सम्मिलित है। इस प्रकार शिक्षा कौशलों, व्यापारों, व्यवसायों एवं मानसिक नैतिक सौंदर्य विषयक उत्कर्ष पर केंद्रित है। शिक्षा इस समाज को एक पीढ़ी के द्वारा अपने से निकली पीढ़ी को अपने द्वारा अर्जित ज्ञान के हस्तांतरण का एक प्रयास। शिक्षा के बारे में अनेक परिभाषाएं और शिक्षा के अनेक साधन हैं। शिक्षा की परिभाषा को बताते हुए महात्मा गांधी ने कहा, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक या मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क या आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से। इसी बात को स्वामी विवेकानंद ने कहा, यदि हम शिक्षा की परिभाषा को जाने तो शिक्षा का प्रथम उद्देश्य व्यक्ति की आंतरिक पूर्णता को बाह्य जगत की
में प्रकट करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। इसी बात को डॉक्टर थॉमस लिखते हैं कि शिक्षा भारत में विदेशी नहीं है। ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां ज्ञान के प्रति प्रेम इतने आदिकाल से हुआ हो, या जिसने इतना अस्थायी और सशक्त प्रभाव को उत्पन्न किया हो। वैदिक युग के साधारण कवियों से लेकर के आधुनिक युग के दार्शनिक और शिक्षकों एवं विद्वानों की यह एक अविरल परंपरा है। इस तरह से शिक्षा के बारे में भारतीय ज्ञान परंपरा में जो कहा गया है, विद्या ददाति विनयम विनयादियात पात्रताम पात्रत्वाद धर्मापनोति धनाद धर्म ततः सुखम। इसी बारे इसी को और आगे बढ़ाते हुए, विद्यानाम नरस्य रूपमधिकम प्रचंड गुप्तम धनम विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुणाम गुरु विद्या बंधु जनो विदेश गमनो विद्या परम दैवता विद्या राजस पूजती नहीं धर्म विद्या विहीन पशु आदि से विद्या को यहाँ पर बताया गया है। मनुष्य इंसान का विशिष्ट रूप है, गुप्त धन है, वह भोग देने वाली जसदात्री और सुख कारक है। विद्या गुरुओं की गुरु है, विदेश में बंधु है। विद्या देवता और राजाओं में विद्या की पूजा की जाती है, धन की नहीं। विद्या विहीन व्यक्ति पशु के समान है। इसलिए व्यक्ति को मानव जीवन में विद्या एवं शिक्षा दोनों की अत्यंत आवश्यकता है। शिक्षा एवं ज्योतिष के अंतः संबंध को दर्शाते हुए हमारे विद्वानों ने बताया है, ज्योतिष शास्त्र के मूर्धन्य आचार्यों का शिक्षण प्रविधि के प्रतिपादन में महत्वपूर्ण अवदान है। यद्यपि परंपरागत भारतीय शिक्षण पद्धति के अनुसार उसकी शिक्षा पद्धति भी मुख्य रूप से व्याख्यान शैली पर ही आश्रित थी, परंतु अनेक ग्रंथों का सूक्ष्म अध्ययन करने से कुछ न्यूनतम विचार भी अवश्य ही प्राप्त होते हैं, जिससे विषय वस्तु की स्पष्टता होना, उद्देश्य कथन अव्यवहारिक विवादित एवं व्यर्थ बातों को पाठ्यक्रम में स्थान न देना, आदर्श शिक्षक के गुण, शिष्य परीक्षण, विषय परीक्षण, भाषा प्रयोग आदि महत्वपूर्ण। शिक्षा के क्षेत्र में ज्योतिष की भूमिका के बारे में बताते हुए शास्त्रकार ने लिखा है, इस युग में शिक्षा का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत हो गया है। यह बदलते हुए शिक्षा मूल्यों के साथ साथ शिक्षा के उद्देश्य भी बदलने लगे। शिक्षा व्यवसाय से जुड़ गई और छात्र छात्राएं व्यवसाय की तैयारी के रूप में इसे ग्रहण करते हैं। उनके लिए व्यवसायिक भविष्य को उज्जवल बनाने की दृष्टि से विषय का चयन करना अत्यंत समस्यापूर्ण हो गया है। इसके लिए शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश अथवा वह अच्छा व्यवसाय प्राप्त करने के लिए उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः इस संदर्भ में अन्य तथ्यों को ध्यान में रखने के साथ साथ असफलता एवं समय पर ज्योतिष सिद्धांतों के आधार पर लिया गया निष्कर्ष ही विषय एवं व्यवसाय के चयन में उपयोगी एवं लाभकारी सिद्ध हो। कैरियर के निर्माण हेतु हमारी सनातन परंपरा में बालक को उसकी रुचि के अनुसार अपना कार्यक्षेत्र चुनने की प्राथमिकता पर बल दिया जाता है। षोडश संस्कारों के क्रम में पांचवें संस्कार अर्थात भूमि उपवेशन संस्कार के समय बालक को भूमि पर बैठाकर उसके आगे वस्त्र, शस्त्र, पुस्तक, लेखनी, सोना, चांदी, अनेक धातुएं आदि रख दी जाती हैं। उन वस्तुओं में से जिन वस्तुओं को उस वह बालक अपनी इच्छा के अनुसार पहले उठा लेता है, तो वहां पर यह निर्धारण किया जाता है, उसी के अनुसार आगे वह अपनी जीविका का निर्धारण करेगा। तस्मिन् काले स्थापयेत् पुरुष ताद शस्त्र शस्त्रम पुस्तकम लेखनी च स्वर्णरौप्यम यच्च गृह्णाति बालस्तैरराजो वयस्तस्य वृष्टिः प्रदत्ता। यह मुहूर्त चिंता मणिकार का ने इस तरह से बातें की है।
सर्वप्रथम जातक के आरंभ काल से ही उसकी जन्म कुंडली के द्वारा किस विषय में वह पढ़ाई करे उसके लिए उचित होगा, या किस क्षेत्र विशेष में वह कार्य करे जिससे उसको सफलता प्राप्त होगी। इस संदर्भ में ज्योतिष अत्यंत सहायक होता है। मानव की जन्म कुंडली एवं उसके रुचि के सामंजस्य से निर्धारित करना चाहिए उसका वह किस व्यवसाय या नौकरी का चयन करेगा। हम सभी जानते हैं प्राय मनुष्य अपनी युवावस्था के लिए व्यवसाय का चयन करता है। अतः युवावस्था में उसकी दिशा अंतर्दशा का सूक्ष्म परीक्षण करना चाहिए जिससे वह अपने व्यवसाय के लिए उचित क्षेत्र का चयन कर सके। ज्योतिष शास्त्र में गोचर भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। गोचर का अर्थ है वर्तमान कालिक ग्रह स्थिति। अतः इसका भी अवलोकन करना चाहिए जिससे भविष्य एवं शिक्षा चयन करने में सहायता प्राप्त हो सके। ज्योतिष शास्त्र एक मनोवैज्ञानिक शास्त्र है। अतः ज्योतिषी को एक मनोवैज्ञानिक भी होना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। इसके द्वारा हम जातक की रुचि आज को और ग्रह स्थिति को देखकर शिक्षा चयन में सहायता प्रदान कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि समय समय पर बालक बालिकाओं के शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन होते रहते हैं जिससे उनकी रुचि कार्यशैली आदि में भी परिवर्तन आता है। अतः इसका सूक्ष्म अध्ययन हम ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से कर सकते हो। जातक को किस काल विशेष में शिक्षा प्रदान की जाए इसका भी ज्ञान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से किया जा सकता है। इस तरह से अनेक तरह से हम किसी भी जातक को उसके जीवन में शिक्षा के क्षेत्र का चयन करने में ज्योतिष शास्त्र की मदद ले सकते हैं। यहाँ पर शिक्षा के में अधिक विकल्प होने पर ज्योतिष द्वारा काउंसलिंग की जा सकती है। वास्तुशास्त्र ज्योतिष शास्त्र का ही एक अंग माना जाता है। विद्यालय भवन यदि वास्तु सम्मत बनाए जाए तो अध्यापक एवं छात्र दोनों का ही संप्रेषण व अधिगम अधिक प्रभावशाली हो सकता है। अतः ज्योतिष के साथ साथ वास्तु शास्त्र का भी हम शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र मात्र फलादेश पद्धति को ही प्रतिपादित नहीं करता, अपितु इसमें भूगोल विज्ञान, खगोल विज्ञान, गणित शास्त्र, सृष्टि विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, शिल्प आलेखन, कला आदि विषय भी मूल रूप से समाहित है। ज्योतिष शास्त्र के संहिता खंड में अश्व, गज, छाग आदि के लक्षण कहे गए हैं जो पशु विज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिनकी जानकारी इस क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद हो सकती है। साथ ही साथ पर्यावरण विषय ज्ञान भी संहिता स्कंध में पर्याप्त रूप से विद्यमान है, जिससे हम पर्यावरण शिक्षा के प्रति भी लोगों में जागरूकता पैदा कर सकते हैं। अतः शिक्षा के क्षेत्र में ज्योतिष शास्त्र अनेक तरह से हमारे लिए उपयोगी हो सकता है और हम इसके उपयोग के द्वारा हमारे विद्यार्थियों को या जो भी शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर होना चाहता है उसको मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। इस तरह से शिक्षा ज्योतिष मानव जीवन में अत्यंत उपयोगी भूमिका निभाने के साथ साथ जातक को एक अच्छा मार्ग प्रशस्त कर सकती है। शिक्षा हेतु ज्योतिष शास्त्री अब यहाँ शिक्षा हेतु ज्योतिष शास्त्रीय स्थितियां एवं जो इसको बताते हुए शिक्षा का स्तर अच्छी शैक्षणिक योग्यता के महत्वपूर्ण जो आदि का भी उपयोग होता है। अयम अयम
तो अच्छी शैक्षणिक योग्यता के महत्वपूर्ण योगों के बारे में भी यहाँ पर चर्चा आ रही है और उनको जिस तरह से बताया गया है, द्वितीय भाव का अधिपति या बृहस्पति यदि केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो तो जातक अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है। पंचम भाव विद्या का भाव होता है। यदि बुध विराजमान हो अथवा उसकी दृष्टि या गुरु और शुक्र की एक साथ ज्योति हो तो जातक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। पंचम भाव के स्वामी की पंचम भाव में गुरु या शुक्र के साथ ज्योति यदि हो तो ऐसा जातक भी अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। यदि जातक की जन्म कुंडली में गुरु शुक्र बुध में से कोई भी ग्रह केंद्र 1 4 7 10 अथवा त्रिकोण 5 और 9 में हो तो भी जातक अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। इस तरह से ज्योतिष के अनेक तरह के जो ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथों में मिलते हैं। शैक्षणिक योग्यता का अभाव या न्यूनता यदि जातक की जन्म कुंडली में पंचम भाव में शनि की स्थिति हो, शनि की लग्नापति पर दृष्टि हो तो ऐसी स्थिति में शैक्षणिक योग्यता का अभाव या न्यूनता रहती है। ये जातक की जन्म कुंडली के पंचम भाव पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि या पंचम भाव में अशुभ ग्रहों के रहने पर भी जातक को न्यून शिक्षा प्राप्त होती है। पंचम भाव का अधिपति स्वामी नीच राशि में विराजमान हो या अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो भी जातक को अच्छी शिक्षा ग्रहण करने में समस्या आती है। ग्रहों के संबंध में यहाँ पर ग्रहों से किस किस क्षेत्रों का निरूपण किया जाता है, कौन कौन से क्षेत्र हम देख पाते हैं, उसके बारे में बताया हुआ। सूर्य नेत्र चिकित्सा, शरीर विज्ञान, प्राणी शास्त्र, राजभाषा, प्रशासन, चिकित्सा, राजनीति, जीव विज्ञान आदि क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। चंद्रमा काव्य, नाविक शिक्षा, वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी, होटल प्रबंधन, नर्सिंग, डेयरी विज्ञान आदि का। मंगल शल्य चिकित्सा, सैन्य क्षेत्र, कानून, इतिहास, पुलिस संबंधी प्रशिक्षण, अभियांत्रिकी, वायुयान शिक्षा, विज्ञान तकनीकी शिक्षा, खेलकूद, सैनिक, दंत चिकित्सा आदि का। बुध ज्योतिष, गणित, व्याकरण, शासन की विभागीय परीक्षा, पदार्थ विज्ञान, मनोविज्ञान, हस्तरेखा, शब्द शास्त्र, टाइपिंग, तत्व ज्ञान, पुस्तकालय लेखन, वाणिज्य पाठ शिक्षा। गुरु मनोविज्ञान, धार्मिक आध्यात्मिक शिक्षा, अभिजुल, द्वितीय भाषा, आरोग्य शास्त्र, विधि शास्त्र, अर्थशास्त्र, शुक्र वेशभूषा, ललित कला, संगीत, नृत्य, अभिनय, चित्रकला, फिल्म, टीवी, डिजाइनिंग, काव्य, साहित्य आदि का। शनि औद्योगिकी, भूगर्भ शास्त्र, सर्वेक्षण, अभियांत्रिकी, यांत्रिकी, भवन निर्माण, मुद्रण आदि का। राहु तर्कशास्त्र, एंटीबायोटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक का। केतु तंत्र मंत्र संबंधी ज्ञान के लिए अपनी महत्वपूर्ण पूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। अर्थात इन ग्रहों के माध्यम से हम इस तरह से शिक्षा प्राप्त करते हुए और अपने लिए एक अच्छे क्षेत्र का चयन कर सकते हैं। ज्योतिष का शैक्षणिक महत्व और उपयोग को बताते हुए शिक्षा के क्षेत्र में ज्योतिष शास्त्र का समुचित प्रबंधन ज्ञान प्राप्ति को सरल, सुगम तथा बोधगम्य बना देता है। ज्योतिष शास्त्र को मानक
ग्रंथों में यद्यप शैक्षिक प्रबंधन की जो मूल उद्देश्य बताए गए हैं उनको लेकर कोई विशेष चर्चा नहीं की गई है, किंतु इसमें कहीं प्रकीर्ण तत्व भी अवश्य ही ज्योतिष शास्त्र में शैक्षिक प्रबंधन को बताते हैं। अतः शैक्षिक प्रबंधन में ज्योतिष शास्त्र की उपयोगिता सर्वथा सिद्ध है। इसके साथ साथ ज्योतिष शास्त्र के बारे में कल्याण वर्मा ने अपने ग्रंथ सारावली में लिखा है, अर्थार्जने सहाय पुरुषाणाम मापदंडवे होतः यात्रा समय मंत्री जातकम अपहाय नाश तत्पर है। यह सारावलीकार का मत है। यह शास्त्र धनार्जन में सहायक, आपत्ति रूपी समुद्र में नाव के समान, यात्रा के समय मंत्री के समान, अतः जातक शास्त्र के समान कोई दूसरा शास्त्र हमारा सहायक नहीं हो सकता। इस शास्त्र के संहिता खंड में सिद्धांत एवं होरागत विषयों के अतिरिक्त अन्य समस्त विषयों का भी समावेश है। इस कारण ज्योतिष शास्त्र का संहिता खंड सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। संहिता को परिभाषित करते हुए आचार्य वराहमिहिर ने लिखा है, तत्कार्थ संयोपनश्य नयस्य नाम मूलि संकीर्त्यते संहिता। तत्कार संयोपनस्य नाम मूलि संकीर्त्यते संहिता। इस प्रकार संहिता खंड के बृहत कलेवर में आधुनिक भूगोल शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, रसायन, भौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान, स्वर विज्ञान, शकुन शास्त्र, वास्तुकला आदि सभी का समावेश इस शास्त्र में किया गया है। ज्योतिष के शैक्षणिक तत्व की चर्चा करते हुए शास्त्रकार ने कहा है, शिक्षा का समुचित प्रबंधन ज्ञान प्राप्ति को सरल, सुगम और बोधगम्य और सुबोधगम्य बना देता है। ज्योतिष शास्त्र के मानक ग्रंथों में यद्यपि शैक्षणिक प्रबंधन के मूल उद्देश्यों को लेकर कोई चर्चा नहीं है, किंतु यत्र तत्र इसके प्राकीणक तत्व शास्त्रों में मिलते रहते हैं। समय का पालन करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में समय का पालन भी अत्यंत आवश्यक है। समय के अनुपालन के बिना शिक्षा प्राप्ति में बाधाएं आती हैं। इसलिए ज्योतिष शास्त्र तो कालगणना का शास्त्र है। ज्योतिष में घटित होने वाली घटनाओं का सही आकलन तभी संभव है जब समय के सूक्ष्म अवयवों का सही गणना हो पाए। इसलिए कहा गया है यहाँ पर भी आचार्य भास्कर का जैसा मत है, वेदास्तावत यज्ञ कर्म प्रवृत्ता यज्ञा प्रोक्ता सेतु काल श्रमेण। यदि समय का अनुपालन न करते हुए वेदोक्त यज्ञादि का अनुष्ठान गलत समय पर किया जाए तो वह गर्हित एवं अशुभ फल देने वाला होता है। ज्योतिष शास्त्र अनुशासन को प्राथमिकता देता है। जिस प्रकार हमारे जीवन में अनुशासन की विशेष उपयोगिता है, महत्व है, उसी प्रकार शैक्षिक प्रबंधन में भी अनुशासन एक महत्वपूर्ण भूमिका जीवन में शिक्षार्थी की, विद्यार्थियों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। छात्रों में अनुशासन स्थापित करना शैक्षिक प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण विचारणीय विषय है। शिक्षण के समय भाषा किस प्रकार की हो, इस विषय का दिग्दर्शन आचार्य भास्कर ने किया है। चतुर प्रीति पदा प्रस्फुटा संक्षिप्ताक्षर कोमला मल पदैर लीलावती। यह लीलावती में वर्णित कोमल बुद्धि के छात्रों के लिए आनंद देने वाली चातुर्यपूर्ण वाणी से संक्षिप्त अक्षरों से युक्त अर्थात व्यर्थ वाक जाल न फैलाकर छात्रों को आसानी से समझ में आने वाली सरल शब्दावली का प्रयोग करके कोमल और मृदु कर्णप्रिय अमल पद शुद्ध तथा स्पष्ट समझ आने वाली शब्दावली का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में किया जाए तो वह जातक के लिए अर्थात शिक्षार्थी के लिए अत्यंत उपयोगी होती है। लीलागम्य सुललित पद है प्रश्नरंभ से जस्मा। यह सिद्धांत शिरोमणिकार ने लिखा है। यहाँ पर पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करते हुए भी कुछ वर्णन आया है। शैक्षिक प्रबंधन का महत्वपूर्ण कार्य पाठ्यक्रम बनाना तथा उसका सही प्रकार से क्रियान्वयन करना है। सर्वप्रथम पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए, इस संदर्भ में आचार्य भास्कर ने कहा है, नो संक्षिप्तम न च बहुवृथा विस्तरम शास्त्र तत्वम लीलागम्य सुललित पद है प्रश्नरम्य सयस्मात्। इन वचनों के अनुसार पाठ्यक्रम ना तो बहुत संक्षिप्त होना चाहिए, ना ही बहुत विस्तृत होना चाहिए, जिससे शास्त्रों का तत्व
अर्थात प्रामाणिक ज्ञान हो, इस तरह का बोधगम पाठ्यक्रम छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाना चाहिए। कक्षा उपकरण की भी अत्यंत आवश्यकता होती है। शिक्षा को प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक उपकरण है, जो भी सामग्री चाहिए, उसका भी पर्याप्त मात्रा में हमारे पास उन साधनों का संयोजन आवश्यक है। आज भौतिक संसाधनों की आवश्यकता है। हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली में आवश्यकतानुरूप कहीं पर भी अध्ययन अध्यापन होता था, परंतु आज देश काल परिस्थिति को देख करके सिद्धांत ग्रंथों में जैसा कि वर्णन आया है, यंत्रों का उपयोग भी हमारे जीवन में अत्यंत होने लगा है। अर्थात शिक्षा देते समय कक्षा में पर्याप्त उपकरण होने चाहिए। शिक्षण पद्धति के बारे में बताते हुए कहा गया है, शैक्षिक प्रबंधन का एक प्रमुख आयाम शिक्षण पद्धति है। अर्थात ज्योतिष शास्त्र के मानक ग्रंथों में भी इस पर अध्ययन और वर्णन मिलता है। प्रायः प्रश्नोत्तर पद्धति ही मान्य है, जिसमें प्रश्नों के उत्तर के द्वारा व्याख्यान पद्धति का आश्रय लिया जाता है। परंतु परंपरागत इस शिक्षण पद्धति के अतिरिक्त भी आगमन, निगमन, विधि, ह्यूरिस्टिक, विधि विश्लेषण, विधि संश्लेषण, परियोजना आदि विधियों का समायोजन शिक्षण पद्धति के रूप में हमें करना चाहिए। प्रायोगिक ज्ञान की भी ज्योतिष में अत्यंत आवश्यकता होती है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र एक प्रायोगिक शास्त्र है। ज्योतिष के क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण करने के लिए हमें उसकी उपयोगिता को सिद्ध करने के लिए शिक्षण पद्धति में यह अवश्य ही होना चाहिए कि वहां पर यथासंभव इसका प्रयोग किया जा सके। परीक्षा प्रणाली के बारे में जैसा बताया गया है, छात्रों के समुचित मूल्यांकन के लिए परीक्षा प्रणाली किस तरह की हो, जिससे उनका अच्छा मूल्यांकन किया जा सके, तो इस पर निर्देश दिया गया है कि बार-बार शिक्षार्थी की परीक्षा होनी चाहिए। आज हम देखते हैं परीक्षा प्रणाली के में प्रायः सीमित निर्धारित समय व पाठ्यक्रम के अनुसार ही प्रश्न पूछा जाता है, जबकि वहां बार-बार उसकी आवश्यकता पड़ती है। सहस्रमेतद्देवानां न देयं कस्य कस्यचित् सुपरीक्षितस्याय देयं वत्सर्वाशिनी। यहाँ पर कहा गया है, यह शास्त्र, जैसा कि सूर्य सिद्धांतकार ने कहा है, यह शास्त्र न देयं यस्य कस्यचित्, हर एक को इसकी शिक्षा नहीं दी जा सकती। इसलिए शिक्षा देने से पहले यह देखना आवश्यक है कि वह जिसको हम शिक्षा देने जा रहे हैं, क्या उसके योग्य है। इसी बात को जैसा कि सूर्य सिद्धांतकार ने सिद्धांत ग्रंथ में वर्णित किया है, अल्पावशिष्टे तु कृते मयो नाम महासुरः रहस्यम परमं पुण्यम जिज्ञातु ज्ञानमुत्तमं वेदांगमग्रमखिलं ज्योतिषां कारणम आराधयन् विभस्वन्तं तपस्तेपे सुदुश्चय। भगवान सूर्य ने मय की तपस्या से प्रसन्न होकर कहा था कि यह शास्त्र इस तरह का है, अल्पावशिष्टो तो उस समय मैं नाम के असुर ने तपस्या करके भगवान सूर्य को प्रसन्न किया था, और उनको प्रसन्न करके सूर्य सिद्धांत के अंतर्गत जो वर्णित है, ग्रह नक्षत्रों आदि की विद्या का ज्ञान प्राप्त किया है। वाराहमिहिर ने शाम्बासर सूत्राध्याय में कहा है, तस्माद्राज्ञाधिगंतव्यो विद्वान संवत्सरो ग्रणी जयम यशः श्रियम भोगान श्रेयश्चय समभिप्सता। अर्थात जय, लक्ष्मी, भोग एवं श्री की इच्छा रखने वाले राजा को विद्वान व श्रेष्ठ ज्योतिषियों के पास जाना चाहिए। इस तरह ज्योतिष शास्त्र योग एवं कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तियों के चयन हेतु हमारा मार्गदर्शन करता है। इसी बातों को आगे बताते हुए सूर्य सिद्धांतकार में सूर्यांश पुरुष कहते हैं, शृणुस्वैकं मया पूर्वं यदुक्तं ज्ञानमुत्तमं युगे युगे महर्षिणां स्वमेव विवस्वता शास्त्रमाद्यं तदेवेदं यत्पूर्वप्राह भास्कर युगानां परिवर्तेन काल भेदोत्र केवलम। इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में ज्योतिष शास्त्र की उपयोगिता को वर्णित करते हुए हम लोगों ने अनेक प्रकार से इसको जानने का प्रयास किया है। अब सारांश रूप में यहाँ जो बताया गया है, इसमें शिक्षा के क्षेत्र में ज्योतिष शास्त्र की उपयोगिता को जाना,
साथ में जैसा ही सर्वप्रथम आपने जाना कि ज्योतिष शास्त्र का स्वरूप क्या है, इसकी महत्ता आदि काल से अद्यावधि किस प्रकार से है, आदि बातों का विवेचन उपरोक्त इस अध्याय में किया गया, जिसकी हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा की है। यहाँ पर जो शब्दावली प्रयुक्त है सार्वभौम उपयोगिता के लिए, सभी जगह में विद्वान महत्, क्रियाकलाप शास्त्रानुसार किए जाने वाले कर्म, शाश्वत शब्द का अर्थ है सदा रहने वाला, सन्निवेश एक साथ रहने की अवस्था, उसी के अंतर्गत होना, शीर्षस्थ स्तर में होना, आदि आदि। इस तरह से ज्योतिष शास्त्र की शब्दावली का भी उपयोग करते हुए इस यूनिट को, इस इकाई को यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। धन्यवाद। अगली इकाई के लिए हम अभी 2 मिनट में पुनः प्रस्तुत होंगे। तब तक आपको कुछ जानना है, पूछना है तो हम लोग बात कर सकते हैं। कुछ जानना है, पूछना है तो हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी, नहीं तो फिर हम अगली अगली चर्चा के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलें यूनिट 2 की तरफ। यूनिट 2 की तरफ हम लोग आगे बढ़े क्या? नहीं भाई। ठीक है, आगे। हाँ जी, आपके घर इसमें सर सामान्य प्रश्न ये बनता है कि ज्योतिष शास्त्र में शिक्षा की क्या उपयोगिता जी जी। है, शिक्षा में ज्योतिष शास्त्र क्या उपयोगिता जी जी। है और किस किस तरह से इसके प्रश्न बन सकते हैं। हाँ, और भी बहुत सारी कुछ क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, एक बार आप उसको देखेंगे। ठीक है, हम जी लोग थोड़ा सा विषय को आगे बढ़ाते हैं, गतिमान हो जाते हैं, जी क्योंकि जी हमारा काल अल्प है और काम बहुत है। जी जी जी। वैसे ही जैसे हम लोगों का जीवन छोटा है और इसी छोटे से जीवन में बहुत से काम करने हैं। वो सारे काम कर। हाँ, तो बहुत सारे काम करने जिसका मतलब हम जी लोग सर। वैसे ही जाएंगे, कुछ चीजें अंदर तक पढ़ेंगे, कुछ कम तक पढ़ेंगे। जी जी। और थोड़ा सरसरी तौर पर तो हम कम से कम वजन मार ही दें। जी, अभी बात करते हैं आपसे। नमस्कार भाई साहब। हेलो। हेलो। नमस्कार भाई साहब। अरे, मैं सुभाष चंद्र डॉक्टर साहब बोल रहा हूँ, देखिए। डॉक्टर सुभाष चंद्र मिश्र। नमस्ते नमस्ते, है नहीं क्या अभी? अच्छा, तो वो दोनों लोग वही, आप भी दोनों लोग हो या आप अकेले हो? अच्छा तो अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। अच्छा अच्छा। अच्छा, असल में उनका दो ये नंबर भी है और दूसरा नंबर भी है, तो हाँ, आज मैंने इसमें उस पर कर दूंगा, बाद में कर दूंगा, ठीक है ना? जी 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 जी। हाँ, मैं दिल्ली में हूँ। हाँ, मैं कर रही हूँ। जी जी। अच्छा जी, ठीक। नमस्ते। तो हम लोग अब दूसरी इकाई को शुरू करते हैं और दूसरी इकाई के साथ आगे विषय को बढ़ाते हैं। जब थोड़े समय में ज्यादा कुछ सीखना हो तो फिर गति तेज करनी पड़ती है।
तो समाज में ज्योतिष की उपयोगिता विषय है ये। अब हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। इकाई 2 में समाज में ज्योतिष की उपयोगिता विषय की चर्चा है। यहाँ पर इकाई की रूपरेखा है, उद्देश्य, प्रस्तावना, समाज में ज्योतिष की उपयोगिता, सिद्धांत स्कंद की समाज में उपयोगिता, संहिता स्कंद की समाज में उपयोगिता, होरा की समाज में उपयोगिता आदि। ज्योतिष शास्त्र के अन्य प्रमुख विषयों की समाज में क्या क्या उपयोगिता हो सकती है, जैसे रत्न विज्ञान, ज्योतिष और आयुर्वेद। इन सब की चर्चा भी यहाँ पर मिलेगी। तो उद्देश्य यह है ज्योतिष शास्त्र के तीनों स्कंधों के बारे में जानकारी प्राप्त करना और उनके वैज्ञानिक अंशों से अवगत होना। सिद्धांत संहिता होरा समाज में किस तरह से उपयोगी हैं और उनके साथ में जो भी सहयोगी विषय हैं, हम उसको अपने जीवन में उपयोग कैसे करें कि तो वह हमारे जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध हो जाए। तो कुछ बातें तो ऐसी हैं जो पूर्व की आई हैं, जैसे कि संसार के समस्त ज्ञान का आधार वेद। वर्तमान काल में जो भी ज्ञान विज्ञान समृद्धि रूप से दृष्टिगोचर होता है, उसके मूल में वेद है। वेद के 6 अंग हैं, जिसको व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरूक्त, शिक्षा, कल्प आज कहा जाता है। छंद पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते, ज्योतिषां नयनं चक्षु निरुक्तं श्रोत्र विद्यते, शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं, तस्मात् सांगम अधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। यह पाणिनि शिक्षा में बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र के जो 6 अंग हैं उनकी चर्चा हम लोगों ने पहले की भी अध्यायों में की है और यहाँ पर भी की गई है। यहाँ पर हम एक लघु जातक का श्लोक जो कि वराहमिहिर द्वारा हमें प्राप्त हुआ है उसकी चर्चा करेंगे। यदुपचित मन्ये जन्मनि शुभाशुभ से तस्य कर्मणः पंक्ति व्यंजयति सा द्रवे तत्तव द्रव्याणि दीपयो। हाँ सुमन जी बताएं। नमस्कार। अरे ऐसा कैसे? अरे अच्छा, एक बार फिर से आप करिए, मैं देखता हूँ, क्योंकि आपका तो मेरे पास वो आया नहीं। आप करिए, मैं देखता हूँ। आपकी रिक्वेस्ट नहीं आई अभी तक? हम्म।
मैंने फिर से लिंक दिया, उस पर ज्वाइन करिए। हाँ हाँ, आया आया, आ गई आपकी रिक्वेस्ट आई है। जी नहीं नहीं, हो गया। हाँ जी, हो गया। ठीक। हाँ। ओके ओके। तो हम लोगों ने भी रिपीट किया कि यदुचित मन्य जनमन शुभाशुभस्य तस्य कर्मणः पंक्तिम व्यंजयति शास्त्र में तत्तमस् द्रव्याणि दीपे। कौन सा चैप्टर ले रहे हैं सर? ये है समाज में ज्योतिष की उपयोगिता। एक तो इकाई हो गई, सेकंड चल रही है। ठीक है। एक यूनिट हो गया है, इसको ले लीजिए। ठीक है सर। ओके ओके। ठीक है। जी सर। अब इसी प्रकार से कहा, कर्मार्जितम पूर्व भवे सदादि यत् तस्य पंक्ति संभिव्य नक्ति। यह बृहद जातक कार ने लिखा है। ज्योतिष शास्त्र के 3 स्कंधों की बात होती है। सिद्धांत, संहिता, होरा। और तीनों स्कंधों के अंतर्गत ज्योतिष के विभिन्न विषयों को समाहित किया गया है। समाज में ज्योतिष की उपयोगिता के विषय में चर्चा करते हुए अब हम यहाँ चर्चा करेंगे सिद्धांत स्कंध की समाज में उपयोगिता। भास्कराचार्य द्वारा लिखित श्लोक त्रुटयादि प्रलयांत काल कलनामान प्रभेद प्रभेद क्रमाश्चराश्च दुष्टाम द्विधा च गणितम प्रश्ना तथा सोत्तरा भूतिश्रग्रह संस्कृतेश तैश्च कथितम यंत्रादि यंत्रोच्यते सिद्धांतम स उदाहृत हितोत्र गणित स्कंध प्रबंधे बुधे। ज्योतिष शास्त्र में जिस स्कंध के अंतर्गत सूक्ष्मतम से महत्तम काल की गणना तथा मानु के भेद, ग्रहों के चार, द्विविध गणित, व्यक्तव्य, ग्रह नक्षत्रों की गति, स्थिति, यंत्रों का परिचय आदि वर्णित हो, उसे सिद्धांत स्कंध कहते हैं। इसके अतिरिक्त सिद्धांत स्कंध में प्रमेय, विवरण, सृष्टि विज्ञान, खगोल भूगोल विषय चिंतन, ग्रह नक्षत्रों के वेद, यंत्रों के विधान का विचार आदि भी वर्णित। सूक्ष्म विभाजन की दृष्टि से गणित स्कंद को भी पुनः 3 स्कंधों में विभक्त किया गया है, जिसको सिद्धांत, तंत्र एवं कारण रूप से प्रतिष्ठित किया जाता है। सिद्धांत में ग्रह गणित गणना कल्पारंभ काल से, तंत्र युगारंभ काल से एवं करण अभीष्ट शक से की जाती है। विस्तार से समाज में सिद्धांत स्कंद के उपयोग को हम निम्न माध्यम से समझ सकते हैं। गणित शास्त्र का मूल, भारतीय कला गणना, वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रतिपादन, ग्रह स्पष्ट एवं ग्रहण आदि का साधन। इसमें गणित के सूत्रों का मूल विवेचित किया गया है, जिसको आप अपने अध्ययन सामग्री से देख पाएंगे। भारतीय काल गणना के बारे में जैसा कि कहा गया है, लोकानामांत कृत काल है काल उन्नय कलनात्मक स द्विधा स्थूल सूक्ष्म मूर्तश्च मूर्तोच्यते प्राणादि कथितो काल मूर्त
प्राणादि कथितो मूर्तस्तुत्यार्थो मूर्त संज्ञक शंभिंग प्राणैर्विनाड़ी स्यात् तत्सृष्ट्या नाडिका अस्मृता। यह सूर्य सिद्धांतकार का मत है। यहाँ पर मूर्त काल के निम्नलिखित स्वरूप बताए गए हैं। एक प्राण बराबर 10 दीर्घाक्षर अर्थात 10 विपल या 4 सेकंड, अर्थात एक प्राण बराबर 4 सेकंड। आगे 6 प्राण बराबर 24 सेकंड। 60 पल बराबर 1 घटी या 24 मिनट। 60 घटी बराबर 24 घंटे या 1 अहोरात्र या 1 दिन। इसलिए 30 अहोरात्र बराबर 1 मास और 12 मास का 1 वर्ष होता है। इसी तरह से अमूर्त काल के लिए बताया गया सूच्या भिन्ने पद्मपत्रे तुट्यरीते विधीयते तत्सत्यारेण वृत्तियुक्तो एरूप सष्टा नव अस्मृत तत्सष्टा लीक्षकम प्रोक्तम तत्सष्टा प्राण उच्यते। यहाँ पर एक त्रुटि का मान एक सुई के द्वारा पद्म पत्र भेदन काल कहा गया है, अर्थात 1 डिवाइड बाई 32,40,000 सेकंड। एक रेणु बराबर 60 त्रुटि, एक लव बराबर 60 रेणु, एक लिक्षक बराबर 60 लव बराबर 1/15 सेकंड और एक प्राण बराबर 60 लिक्षक बराबर 10 दीर्घाक्षर बराबर 4 सेकंड, अर्थात एक प्राण का मान 4 सेकंड के बराबर होता है। इस तरह से मैथमेटिक्स की चर्चा हमारे यहाँ की गई। विभिन्न वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हुए बताया गया है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, व्यास परिधि का संबंध और भूभ्रमण सिद्धांत। अब गुरुत्वाकर्षण का विशेष विवेचन करते हुए आकृष्टशक्त्यश्च बहितया यतः खस्थ गुरुं स्वाभिमुखं स्वशक्तया आकृष्यते तत्पततीव भाति समे समन्तात् कः पतत्वियं खे। यह सिद्धांत शिरोमणिकार ने कहा है। परिधि व्यास के संबंध को बताते हुए शास्त्रकार ने कहा है, परिधि एवं व्यास के सूक्ष्म संबंध भी ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथों में प्रतिपादित किए गए हैं। वर्तमान में परिधि का व्यास 22/7 है, जिसे पाई के नाम से जाना जाता है। इस पर आर्यभट्ट ने कहा है, चतुरधिकम शतमष्ट गुणम द्वाषष्टिस्तथा सहस्त्राणाम आयुत द्वय विष्कम्भस्यासन्यो वृत्ति परिणा है। यह आर्यभट्टीय में मिलता है। व्यासे भनन्दाग्निहते विभक्ते खबाण सूर्ये परिधि संयुक्त द्वाविंशग्नि विहयति शैली स्थूलो सवास्याद व्यवहार योग्यम। यह लीलावती में वर्णन। भूभ्रमण सिद्धांत के बारे में बताते हुए पृथ्वी के अक्ष भ्रमण नामक वैज्ञानिक तथ्य को भी प्रतिपादित यहाँ पर करते हुए, जैसा कि केपलर मानते हैं, जबकि इस सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादन ज्योतिष शास्त्र के आचार्य आर्यभट्ट ने भी अपने ग्रंथ में निम्न प्रकार से किया है। अनुलोम गतिर्नौस्थम पश्यत्यचलम विलोमगम तद्वत् अचलानि भानि तद्वत् संपश्चिमगानि लंकाया। नाव में बैठकर पूर्व की ओर जाने पर आसपास की सभी वस्तुएं जिस प्रकार हमें विपरीत दिशा में जाती हुई दिखाई देती हैं, उसी प्रकार अचल नक्षत्र मंडल भी हमें गति करता हुआ दिखाई देता है। जैसा कि आप लोगों ने नोट किया होगा, जब हम ट्रेन में चलते हैं, जिस दिशा में हम जा रहे होते हैं, ऐसा लगता है पूरी पृथ्वी, पूरा भूमंडल उसके विपरीत दिशा में चल रहा है। ग्रह स्पष्ट ग्रह गणित आज की चर्चा भी यहाँ की गई है, जिसको इससे पूर्व कुछ बातें आती हैं। इसी प्रकार 360 का जो अक्ष भ्रमण है उसको बताया गया है। प्राणी नयति कला भू। फिर ग्रह स्पष्ट ग्रह आदि का साधन के बारे में बताते हुए, यात्रा विवाहो सौजात कादौ खेटै अस्फुटेरैव फल अस्फुटत्वं स्यात् प्रोच्यते ते नभश्चराणाम अस्फुट क्रियादि गणितैक्य कृत्या। यह सिद्धांत शिरोमणिकार ने कहा है। संहिता स्कंध में कहा गया है, ज्योतिष शास्त्र अनेक भेद विषयम स्कंधत्रयाधिष्ठितम तत्कार्थन्योपनस्य नाम मुनिभिः संकीर्त्यते संहिता। बृहत् संहिता में अनेक
समष्टिगत विषयों को समाहित करते हुए ग्रहों की गति, ज्योति की मेघ लक्षण, दृष्टि विचार, उल्कापात, वास्तु विद्या, ग्रह नक्षत्र आदि आदि सभी का सामूहिक रूप से अध्ययन करते हुए पंचांग विषयक, राष्ट्र विषयक और व्यक्ति विषयक विषयों को भी यहाँ पर समाहित किया गया है। पंचांग के बारे में आप जानते हैं, तिथिवार नक्षत्र योग करण च इति पंचांगमाख्यातम व्रत पर्व निदर्शकम। तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण का सम्यक विवेचन भी यहाँ पर मिलता है। राष्ट्र विषयक चिंतन करते हुए प्रकृति में जितने भी उत्पात होते हैं, जो डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत जो भी वस्तुएं आती हैं, जैसे भूकंप है, उल्कापात है, अतिवृष्टि है, परस्पर युद्ध है आदि का विवेचन भी ज्योतिष शास्त्र में समग्र रूप से मिलता है। वास्तु शास्त्र के विषय को भी यहाँ पर बहुत ही सुसज्जित तरीके से प्रस्तुत किया गया है। वास्तु शास्त्र हमारे जीवन में कैसे उपयोगी है, इसकी उपयोगिता क्या है, उसको बताते हुए कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने लिए एक घर अवश्य ही बनाना चाहिए। कारण क्या है? घर से हमें सुरक्षा प्राप्त होती है, घर से हमें सुख की प्राप्ति होती है। घर, अपने घर में किया हुआ यज्ञ हमारे लिए फलदायी होता है। तो वास्तु शास्त्र की उपयोगिता को भी ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथों में वो अच्छी तरह से प्रतिपादित करते हुए शास्त्रकार ने वहां पर बताया है कि पर गेह कृता सर्वा स्रव तस्मार्थ क्रिया शुभा निष्फला शिव तस्तासाम भूमि सह फल फसलती। यदि हम किसी और के घर में कोई यज्ञ पूजा पाठ आदि कार्य करते हैं तो हमें उसका पूरा फल नहीं मिलता, उसके फल का कुछ भाग ही हमें प्राप्त होता है। इसलिए हमें अपने लिए एक घर अवश्य ही बनाना चाहिए, क्योंकि स्त्री पुत्रादिकम भोग शौक जनन धर्मार्थ काम प्रदम जंतुम नामैनम सुखास्पदमिदम सीताम्बु धर्मोपहम वापी देव गृहाद पुण्यमखिलम गेहा समुपद्यति गेहम पूर्व शांतिते युधाश्री विश्वकर्मा दे। वर्षा ज्ञान की चर्चा भी ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही विस्तृत रूप से दी गई है। वहां पर यह भी बताया गया है कि किस समय किस नक्षत्र में किस ग्रहों की स्थिति आदि से कितनी मात्रा में वर्षा होगी, कब वर्षा नहीं होगी और कब वर्षा के लिए मेघ गर्भ धारण करेगा। व्यक्ति विषयक प्रश्न की चर्चा करते हुए ज्योतिष शास्त्र में यात्रा, शकुन, स्त्री, पुत्र आदि के लक्षणों के आधार पर व्यक्ति के जीवन की शुभाशुभ क्षणों का भी विवेचन यहाँ पर मिलता है। वर्तमान समय में बहुत से विषय शुभ अशुभ शकन आज जो किंवदंतियों के आधार पर आधारित है, जो लोकों में आधारित है, जैसे वृष्टि का ज्ञान करते हुए कहा गया है, आगे मंगल पीछे भान वर्षा हुई ओश शमन। अर्थात यदि मंगल आगे हो, सूर्य उसके पीछे हो, तो वर्षा की मात्रा अत्यल्प अल्प हो जाती है। हम उत्पात आदि जब होते हैं, भूकंप आदि आने वाले होते हैं, उससे भी हमें, या कई बार हम रास्ता चलते हुए देखते हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई, अंग फड़फड़ा रहे हैं या कौवों की आवाज आ रही है। जब कौवा किसी के घर पे आके बोलता है तो यह कहा जाता है कि घर में कोई मेहमान आने वाला है। वर्षा के समय में संबंध में बताया गया है, यदि कोई वर्षा विषय प्रश्न करे और वह प्रश्न पानी में होकर के खड़ा होकर के करे या पानी उसके पास हो वहां पर करे, तो उस शकुन से इस बात का अंदाजा लगता है कि वर्षा होने वाली है। या पृथ्वी के अंतर की जितने भी जीव हैं सब बाहर की तरफ दौड़ना शुरू कर दें, जितने भी हमारे रेप्टाइल वर्ग के जीव हैं सब बाहर भागने लगे, तो ये समझिए कि वर्षा होने की संभावना बनती है। स्त्री पुरुष के लक्षणों का भी विवेचन यहाँ पर मिलता है। ज्योतिष शास्त्र की अपनी विशेषता है कि शास्त्र में स्त्री पुरुष की आकृति, अंग विशेष की आकृति, उनके स्वभाव आदि को देख करके भी उनके जीवन के बारे में बहुत सी घटनाएं बताई जा सकती हैं। जैसे सामुद्रिक शास्त्र में बहुत विषयों का समावेश किया गया है। मुख की आकृति का फल, अंगुलियां कैसी हैं, नाखून कैसे हैं, इवन आप नाखूनों के रंग को देख करके, नाखूनों की आकार और प्रकृति को देख करके यह बता सकते हैं कि इस व्यक्ति को जीवन में कोई रोग होने की संभावना कैसे बनती है। हाथों की रेखाओं को देख करके यदि आपकी हृदय रेखा पर कोई कट का निशान हो
तो आप कह सकते हैं कि ऐसे जातक को हृदय रोग होने की संभावना बनती है। शरीर के अंतर्गत जो तिल हैं, मस्से हैं, उनको भी शरीर के किस भाग में है, उसके अनुसार जातक के जीवन में होने वाले शुभ या अशुभ फलों का विवेचन हम ज्योतिष शास्त्र के इन लक्षण ग्रंथों के आधार पर कर सकते हैं। होरा स्कंद की उपयोगिता के बारे में बताते हुए कहा गया है, होरेत्र होरात्र विकल्प में के वांछत पूर्वा वर्ण लोपा। अहोरात्र शब्द में से अ और त्रा शब्द को यदि हटा दिया जाए तो जो शब्द बनता है उसे होरा शास्त्र कहते हैं। और होरा शास्त्र के विषय में व्यक्ति के जीवन में जितने भी शुभाशुभ कर्म हैं, उनके फलों का विवेचन किया जाता है। नीति वचन है, लोग कहते हैं कि कुछ चीज भाग्य से मिलती है, कुछ कर्म से मिलती है, लेकिन इस पर शास्त्रकार का मत है कि नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। यदि कोई कहे कि कोई घर में बैठा हुआ है और उसके पास ही सब सुख सुविधाएं अपने आप चल करके आ जाएंगी, तो ऐसा संभव नहीं है। वैसे ही जैसे सोए हुई सिंह के मुंह में शिकार अपने आप नहीं जाता। भाग्य की बात कहते हुए शास्त्रकार ने कहा है, हन्यते दुर्बलम दैवम पौरुषेण विपश्यता। यहाँ पर शुभाशुभ फलप्रद भाग्य कब फलीभूत होगा, उसका फल कब मिलेगा, यह सब जानकारी हम ज्योतिष शास्त्र के विभिन्न लक्षणों को देख करके, ग्रहों की स्थितियों को देख करके, पक्ष मास के आधार पर आदि की तरह से हम कह सकते हैं। कल्याण वर्मा की पुस्तक सारावली में जैसा कि वर्णन है, विधात्रा लिखिता जस्य ललाटे क्षर मालिका दैवज्ञस्ताम पठेत प्राज्ञ पूरा निर्मल चक्षुषा। दैवज्ञ अर्थात ज्योतिषी जातक शास्त्र को पढ़ करके व्यक्ति के जीवन में होने वाली उन घटनाओं का विवेचन ऐसे ही कर सकता है जैसे कि जातक के कहते हैं कि भगवान ने जो हमारे ललाट पर लिख दिया है वैसा ही जीवन में मिलेगा। तो उन्हीं लक्षणों को जातक शास्त्र का ज्ञाता पढ़ करके व्यक्ति के जीवन में क्या अच्छा होने वाला है, क्या खराब आने वाला है, उस बात का उनको पहले से ही मार्गदर्शन कर सकता है। ज्योतिष शास्त्र अर्थार्जने सहायक पुरुषाणाम आपदर्णवी होता है। यह धन के कमाने में भी सहायक विद्या है। यह कष्ट के समय नाव के समान काम करती है। जिस समय आदमी समुद्र में अर्थात बड़ी कठिनाइयों में फंस जाता है, बड़े संकटों में फंस जाता है, उस समय ज्योतिष के द्वारा उसको मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। यात्रा समय मंत्री, जब कोई व्यक्ति यात्रा कर रहा हो तो ज्योतिष शास्त्र वहां पर किस तरह से मंत्री सलाह देता है, उसी तरह की यहाँ से मदद प्राप्त कर सकता है। अर्थात यह शास्त्र मानव को अनेक तरह से उसके जीवन में उपयोगिता को प्राप्त होते हुए जीवन को आसान बनाने में कहीं कहीं सहायक हो सकता है। इसके साथ ज्योतिष शास्त्र में रत्न विज्ञान का भी विस्तृत वर्णन मिलता है। उन रत्नों के द्वारा व्यक्ति के जीवन में जिस भी तरह की जिस भी ग्रहों का उपयोग, जिस भी ग्रहों का अशुभ फल हमें प्राप्त होने वाला है, इन रत्नों के प्रयोग से हम उन फलों को बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, या उनके प्रभाव को, उनके जो अशुभ प्रभाव को कम कर सकते हैं। एक तरह से जैसे आज कलर थेरेपी काम करती है, वैसे ही ये हमारी जेम थेरेपी काम करती है, क्योंकि जेम में स्टोन भी होता है और कलर भी होता है। यह कलर वातावरण की ऊर्जा को संग्रहित करके जातक को देता है और उसके अनुसार जातक अपने जीवन में उसके प्रभाव के परिणाम स्वरूप अपने कष्टों को कम कर सकता है। यहाँ पर मुहूर्त चिंतामणिकार ने कहा है, माणिक्य मुक्ता फल विद्रुमाणी गारुत्मकम पुष्पक वज्र नीलम गोमय वैदूर्य मारकतः शिव रत्नान्यथो यस्य बोधे सुवर्णम। तो सूर्य की प्रसन्नता के लिए माणिक, चंद्रमा मोती, मंगल मूंगा, बुध पन्ना, गुरु पुष्प, शुक्र हीरा, शनि नीलम, राहु भूमि, केतु वैद्य। इसके साथ साथ यदि कोई व्यक्ति इन महंगे रत्नों को नहीं खरीद सकता है तो उसके लिए कुछ उप रत्नों का भी विधान है। धार्यम लाजावर्तकम राहु के तो रौप्यम शुक्रंदोश्च मुक्ता गुरोस्तु लोहम मंदस्यार भानु प्रभा। ऐसा भी है।
ज्योतिष और आयुर्वेद की चिकित्सा की चर्चा करते हुए व्यक्ति के जीवन में आने वाले रोगों के बारे में भी ज्योतिष शास्त्र की सहायता से हम पूर्वाभास कर सकते हैं। तो बहुत सी हमारे जीवन की ऐसी समस्याएं हैं जिसको हम ज्योतिष के शास्त्र के माध्यम से पूर्व में ही जान सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन में किन ग्रहों के परिणाम स्वरूप कौन कौन से रोग होते हैं उसका विवेचन भी है। जैसे सूर्य यहाँ पर अस्थि, जैव विद्युत, श्वसन तंत्र, नेत्र का कारक, चंद्रमा रक्त जल अंतःस्रावी ग्रंथियां, मंगल यकृत रक्त कणिकाएं पाचन तंत्र, बुध अंग प्रत्यंग स्थित तंत्रिका तंत्र, त्वचा, बृहस्पति नाड़ी तंत्र स्मृति बुद्धि, शुक्र बीज रज का प्रत्यांग, शनि केंद्रीय नाड़ी तंत्र, राहु एवं केतु शरीर के अंदर आकाश और अपान वायु इनका प्रतिनिधित्व करते हैं और इनके शुभ या अशुभ होने से इस तरह के रोग भी व्यक्ति को होते हैं। अतः इनका भी ज्ञान हम ज्योतिष आयुर्वेद के द्वारा कर सकते हैं। इस तरह से सारांश रूप में वर्तमान काल में समाज में ज्योतिष शास्त्र की उपयोगिता हमारे लिए अत्यंत ही आवश्यक है। इसके तीनों स्कंधों के द्वारा समस्त भूमंडल पर जो जो भी घटनाएं, जो भी शुभाशुभ फल होने वाला है, हम उसका पूर्वानुमान कर करके अपने जीवन में आने वाले अच्छे फलों को और आने वाले कष्टों दोनों से बचाव कर सकते हैं। इसके साथ ही ज्योतिष का आज का समाज में ज्योतिष की उपयोगिता संबंधित यह पाठ यहीं पर अब संपूर्ण होता है और इसके बाद हम लोग अब अगले पाठ के लिए उद्यत होंगे। धन्यवाद। कोई चर्चा है हम लोग 2 मिनट कर सकते हैं फिर हम आगे अपने विषय पे जाएंगे। सर एक आपने एक आध दिन पहले स्टार्टिंग जब ओपन करते हैं तो एक मंगलाचरण हाँ किया का था। कुछ उल्लेख किया था। हाँ हाँ वो क्या चीज है सर? अगर वो श्लोक वगैरह हमको, ठीक है। मंगलाचरण हम का भी ये उसकी है कि आदत डालें। हाँ जब भी हम कुछ पढ़ते हैं तो हमें एक तरीका होता है मंगलम आचरोति। तो जब भी हम कुछ अच्छा काम करने जाएं, कुछ भी करने जाएं तो हमें सबसे पहले क्या करते हैं? ईश्वर की आराधना करते हैं। उस आराधना को ही हम मंगलाचरण कहते हैं। मतलब भगवान की आराधना करके जब हम कोई कार्य शुरू करते हैं तो यह भारतीय सनातन धर्म की मान्यता है कि हम उस कार्य को निर्विघ्नता से समाप्त कर सकते हैं। और हम इसमें अपने आदिदेव गणेश जी की, क्योंकि हम लोग शिक्षा से संबंधित बातें करते हैं तो उसमें माता सरस्वती की इनकी आराधना करते हैं। कहा जाता है वो आद्य, श्लोक आपने बोला था सर, बता वो दूंगा, बताएं। आद्यौ सुमिरौ गणेश। तो अभी तो विषय को आगे बढ़ाते हैं, मैं श्लोक ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग वहां से देख लेंगे। ठीक है। पर्यावरण और ज्योतिष। तो अब का विषय रहेगा पर्यावरण और ज्योतिष। ज्योतिष जी कुछ कह रहे हैं? कोई कुछ कह रहा है क्या? मैं इसको 1 मिनट में भी शुरू करता हूँ। ठीक है। आई एम इधर आओ। इसको बेटा बंद करके फिर नए सिरे से रिकॉर्डिंग ले लो। उसे मैं रिकॉर्ड आवाज से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर बाद में उसको देखें कैसे।